गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते नेचर। अभी हमारे साथ में 27 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और 6:31 हो चुके हैं। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे साथ में हैं। दो दो चैप्टर कवर करेंगे और कौन करने वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आयुर्वेदा के हम सब के बीच में एक्सपर्ट हैं, हम उनसे वात पित्त कफ को और भी ज़्यादा बेटर वे में समझ चुके हैं और कई बार समझ चुके हैं। आज ऐसी क्लियरिटी हमें मिलने वाली है, जितना भी हम उसको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जितनी बार और आगे उसको समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और भी ज़्यादा क्लैरिटी उससे मिल जाएगी। तो हमारे बीच में डॉक्टर S.K. यादव सर हैं और अभी सिर्फ 29 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। इसको जल्दी से संख्या को बढ़ाइए। सारे लोग अपने 1 या 2 या 5 तक जो हमारे टीममेट्स हैं उनको कॉल कीजिए। और इस संख्या अभी तो 30 हो गए हैं हम लोग, और इसको बहुत जल्दी से बढ़ा देते हैं और बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। अब 6:32 हो चुके हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर हमारा सेशन स्टार्ट हो जाने वाला है। और मैं चाहती हूँ, मैं आज बहुत सीखने के लिए रेडी हूँ। जो ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत लेंदी चैप्टर हैं, ये बुक के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसलिए बड़े ध्यान से, अगर कोई फ्री होके बैठा हुआ है, कुछ लोग काम करते हुए इसको सुन रहे होते हैं, सुबह सुबह में बिज़ी होते हैं, लेकिन अगर कोई फ्री होकर बैठा हुआ है तो ज़रूर से इसके नोट्स बनाइए और बहुत समझ के ध्यान देकर इसको समझना है। इसका हमने कहा है, जो पूरी बुक है इसका फाइनल एग्ज़ाम और होगा, जिसमें पहले का भी सारा आएगा और अभी जो चैप्टर्स रह गए हैं उसका भी सारा आएगा। तो बहुत सारी इमोजीज के साथ, बहुत सारे चैट के साथ, चैट मैसेज के साथ में हम डॉक्टर S.K. यादव का वेलकम करते हैं। दिखना चाहिए कि आप सारे ही लोग ना सीखने के लिए रेडी हैं सर से। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर S.K. यादव सर, ओवर टू यू। नमस्ते नेचर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम को कि उन्होंने हमको इस टॉपिक के लिए चुना, क्योंकि ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और वास्तव में चैप्टर तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जितना भी लंबा हो हम लोग जरूर उसको कवर करेंगे और उसके डीप में जाने का प्रयास करेंगे, जैसा इस किताब में लिखा गया है। जितना मटेरियल आदरणीय टीपी तिवारी ने इसमें दिया है, हम चाहेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट को कवर किया जाए और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम सभी लोगों के बीच पहुंचे, ताकि उसका बेहतर से बेहतर हम लोग लाभ उठाएं। क्योंकि हम लोग जब आयुर्वेद में हैं तो पूरे सिस्टम को जानना, आयुर्वेद को जानना डीपली बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विशेष चर्चाएं जो इसमें की गई है, 3 दोषों की गई है, वात पित्त और कफ की। इसका सेशन पहले भी चलाया जा चुका है। बात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, लेकिन फिर भी उसको शॉर्ट में चलाया जाएगा। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है, चाहे कोई भी हो, तो कोई न कोई उसमें दोष होता ही है। या तो वह वात प्रवृत्ति का होगा, या पित्त प्रवृत्ति का होगा, या कफ प्रवृत्ति का होगा। तो ये दोष जीवन के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये दोष है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन को चलाते हैं। ये दोष बढ़ते घटते रहते हैं जीवन में, बढ़ते घटते रहते हैं, इसलिए कि मानव जीवन का जो निर्माण हुआ है प्रकृति से हुआ है। प्रकृति का असर शरीर पर पड़ता है। जाड़े के समय में कफ दोष बढ़ जाया करते हैं, क्योंकि मौसम में नमी रहती है, ठंडी रहती है। गर्मी में आपको पित्त दोष बढ़ जाया करते हैं, क्योंकि मौसम में गर्मी रहती है। बरसात के मौसम में वायु दोष बढ़ जाया करते हैं। तो ये जो प्रकृति है अपना रूप रंग बदलती है, तो उसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। तो कोई न कोई दोष मनुष्य के शरीर के हिसाब से घटते बढ़ते रहता है। अब हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए उसको बैलेंस करना पड़ता है। वही खेल है, क्योंकि ये फंडामेंटल चीजें हैं हेल्थ की। जितने भी लोग
स्वस्थ को प्राप्त करते हैं वे तीनों चीज को बैलेंस करके ही प्राप्त करते हैं। कफ पित्त वात का मतलब यह है कि आपका जल, अग्नि और वायु, ये तीन चीजें, इसी को आयुर्वेद में कफ पित्त और वात कहा गया है। तो किसी का अग्नि अगर मंद है तो कफ प्रवृत्ति में चला जाता है, किसी का अग्नि तीव्र है तो पित्त प्रवृत्ति में चला जाता है। किसी को दर्द होता है, मतलब कि वात प्रवृत्ति का जो काम है उसका क्या है, परिसंचरण करना, जैसे शरीर में ब्लड का संचार होता है, ऑक्सीजन का संचार होता है, तो ये बात के चलते ही होता है। अगर बात अगर ना हो तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हम लोग का काम नहीं करेगा, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो ब्लॉकेज आएंगे, बहुत सारे दिक्कतें होंगी। तो इस सब का होना जरूरी है, लेकिन एक बैलेंस में होना जरूरी है। अब है क्या कि हम लोग को थोड़ा सा समझना होता है कि कौन सा मनुष्य किस प्रवृत्ति का है। नहीं तो उसका कुछ कुछ चीज अगर हम लोग याद रखते हैं तो फाइनली हम लोग देख करके पहचान लेंगे कि कौन सा व्यक्ति कफ प्रवृत्ति का है, कौन सा व्यक्ति पित्त प्रवृत्ति का है, कौन सा व्यक्ति वात प्रवृत्ति का है। क्योंकि इसको पहचानना इसलिए जरूरी है कि हमको दवा उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। हर प्रवृत्ति का अलग दवा है। कफ प्रवृत्ति के लिए गर्म दवा है, वात प्रवृत्ति के लिए मीडियम क्लास का दवा है, पित्त प्रवृत्ति के लिए ठंडा दवा है। अब कोई पित्त प्रवृत्ति का व्यक्ति हो इस गर्मी के मौसम में और उसको आप अश्वगंधा चला दीजिए, देखिए कि उसको बेचैनी हो जाए कि नहीं, वो लगेगा खाने के लिए भाई हमको गर्मी हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, तो लोग कहेंगे कि आयुर्वेद में तो दवा से गर्मी बेचैनी होता नहीं है। लेकिन यहाँ हो गया क्या कि प्रवृत्ति को नहीं पहचाना गया, दवा का सिलेक्शन नहीं किया गया, तो उसका मतलब कि ये प्रभाव शरीर पर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, कौन सी मेडिसिन जो है गर्म तासीर की है, कौन सी मेडिसिन ठंडी तासीर की है। जैसे हम लोग इसको जान लेते हैं तो हम लोग बहुत सुगमता से मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं और रोग के अनुरूप अ, सलाह दे सकते हैं कि भाई आप इस दवा को खाइए। तो जो प्रवृत्ति है मनुष्य की कफ की, तो कफ वाला व्यक्ति अक्सर मोटा हुआ करता है, सुस्त हुआ करता है, उसमें बलगम निकला करता है, उसमें देरी करने की प्रवृत्ति होती है, ये सब चीज पहले भी बताया जा चुका है, सुस्त हुआ करता है। ठीक इसके विपरीत जो है, पित्त प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हड़बड़ाया रहेगा, दुबला पतला रहेगा, उसको जल्दी रहेगा, बेचैनी रहेगा। तो ये सब सिम्टम बताते हैं कि ये व्यक्ति पित्त प्रवृत्ति का है। पित्त जनित रोग जो होते हैं वो पेट में होते हैं, कफ जनित रोग होते हैं छाती के ऊपर हुआ करते हैं, उसका स्थान भी है शरीर में। छाती के ऊपर का जो भी बीमारी है उसको कफ प्रवृत्ति में लिया गया है। अब छाती से लेकर के पेट तक का जो भी व्याधि है उसको पित्त प्रवृत्ति में लिया गया है। और संपूर्ण शरीर में जो व्याधि होती है, पैर के नीचे हो या जहाँ भी दर्द वगैरह हो, तो बात प्रवृत्ति में लिया गया है। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। बीमारी जब पूछ लेते हैं कि भाई आपको कहाँ है, किस स्थान पर है, तो जब उसका स्थान का बोध ज्ञान हो जाता है तो समझ लेते हैं कि इस प्रकृति की बीमारी है, उस प्रवृत्ति के हिसाब से मेडिसिन सिलेक्शन कर देते हैं और हमको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो बहुत ही आसान है, केवल जानने समझने की जरूरत होती है। जब बार बार हम इसकी चर्चाएं करेंगे तो धीरे धीरे हम इसका अभ्यस्त हो जाएंगे और बहुत हल्का आसान लगने लगेगा। जैसे मैडम ने कहा कि बहुत लेंदी है, तो लेंदी नहीं है, बहुत आसान है, केवल जानने और समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आसान हो जाता है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमारे लिए कठिन होता है। जब हमको मार्गदर्शक कोई मिल जाता है और हमारे जहन में बातें बैठ जाती हैं तो बिल्कुल ही वो आसान लगने लगता है। ये भी चीज़ आसान है, जितनी भी बार जरूरत होगा इस सिस्टम को चलाया जाएगा। क्योंकि ये जो फंडामेंटल चीजें हैं जानना जरूरी है। बॉडी का निर्माण ही कफ की तरह बात से हुआ है, इसको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि इसके जानने के बिना हम कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। तो कफ की दवा की प्रवृत्ति जानना जरूरी है, उसके कारणों को जानना जरूरी है, उससे बचने के क्या उपाय है उसको जानना जरूरी है, उसके लिए कौन से डाइट लेना है उसको जानना जरूरी है, और उसके लिए कौन सी औषधि लेना है, इस सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। तो प्रयास किया जाएगा कि आगे भी और सेशन में इसको लंबा चौड़ा विस्तृत रूप से बताया जाए, कभी मौका मिलेगा तो। फिलहाल ये तीन गुण मनुष्य में मौजूद ही रहते हैं कफ पित्त वात के। इसके अकॉर्डिंग जान करके दवा को सिलेक्शन करना जरूरी हो जाता है।
ये तो हो गए तीन दोष। और तीन गुण भी मनुष्य में होते हैं। तीन गुण में आते हैं आपके तामस गुण। उसके बाद तामसिक गुण जो है वो थोड़ा सा मनुष्य को सुस्त बना देता है। तामसिक गुण के बाद आता है रजत गुण, और उसके बाद आता है सत्व गुण। ये तीन गुण जो है, तीनों गुणों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। जिस तरह वो तीन दोष है तो मनुष्य में तीन गुण भी बताए गए हैं। तो थोड़ा सा इन तीन गुणों को भी जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, क्योंकि गुण और दोष हर मनुष्य में है। तो ये जरूरी भी है, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी प्रवृत्ति का होगा ही होगा। तो अब लोग कहते हैं कि फलाने आदमी की प्रवृत्ति समझ में नहीं आती है। तो जब इस चीज को हम समझेंगे तो प्रवृत्ति भी समझ में आ जाएगी कि प्रवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। आपके भोजन से, आपके माइंड से आपकी प्रवृत्ति का निर्माण होता है। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये जो तीन गुण होते हैं उसमें से पहला है तामस। तो तामस को समझने के लिए इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधकार दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं होता तो उसे अज्ञानी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी आदतों में दिखे तो उस व्यक्ति का माइंड आप देखिएगा तो वो थोड़ा सा कमजोर होगा, आलसी होगा और अव्यवस्थित होगा। तो ये तामस गुण के पहचान है। तामसिक लोग आपको समाज में बहुत मिल जाएंगे। तामसिक व्यक्ति के अंदर भारीपन होता है, सुस्ती रहता है, उसमें थकान रहता है, अत्यधिक उसको नींद आती है। तो ये सब तामसिक व्यक्ति के लक्षण हैं। ऐसे व्यक्ति आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे। तमस व्यक्ति को आध्यात्मिक मतलब ज्यादा से ज्यादा भौतिक इच्छाओं से प्रेरित आप देखेंगे। वो फिजिकल इन्वायरमेंट में ज्यादा लिप्त मिलेगा, भौतिक चीजों में ज्यादा लिप्त मिलेगा। उसको अध्यात्म से, उसको विचार से कोई लेना देना नहीं है। स्वार्थी टाइप के लोग मिलेंगे। उनका मन जो होता है तामस के इर्द गिर्द घूमते रहता है। अब तक आपको इस बात का तो अंदाजा लग ही गया होगा कि तामस का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब टोटल निगेटिव प्रभाव आपको दिखेगा तामसिक व्यक्ति का माइंड जो है। तो नहीं कहते हैं कि निगेटिव माइंड का व्यक्ति है, तो निगेटिव माइंड को उसको अध्यात्म में या आयुर्वेद में कहिए कि जो तामसिक व्यक्ति है। कारण क्या है कि ऐसे लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं और वे लोग गप सप करते रहते हैं, दूसरे के बारे में नकारात्मक बातें करते रहते हैं। उनके विचार और कल्पनाएं उन्हें चिंतित तथा भयभीत रखती है। तो ये तामसिक गुण वाले व्यक्ति का माइंड सेट है। समाज में ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। उनका मन पर कंट्रोल नहीं होता है। जो तामसिक लोग होते हैं वे अपनी इच्छाओं के अनुरूप विचरण करते रहते हैं। समाज में गणना किया जाए तो तामसिक लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो निरुद्देश्य जीवन जी रहे हैं। बहुत लोगों को देखिएगा कि काम भी वो निरुद्देश्य कर रहे हैं। तो ये तामसिक लोगों की पहचान है। अब ये तामस शब्द जो है ये जीवन में आया कैसे। तो जो हम लोग भोजन करते हैं उसका प्रभाव हम लोग के शरीर पर पड़ता है। मैंने पहले ही कहा जैसा अन्न वैसा मन। तो ऐसे लोगों का आप डाइट चार्ट देखिएगा तो देखिएगा कि तामसिक है। वे जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनसे उनका मानसिक संतुलन जो है उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो उनका खान पान देखिएगा तो उनका खान पान जो है अत्यधिक ऑयली मिलेगा, देर से पचने वाला मिलेगा, ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं। तो उनका भोजन जो है उन्हें उसके अनुरूप बना देते। भोजन का मनुष्य के शरीर पर केवल शारीरिक ही प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका मानसिक भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे तो लोग जानते हैं कि शरीर को हेल्दी वेल्दी रखने के लिए हमें अच्छे डाइट लेनी चाहिए,
लेकिन केवल शरीर को नहीं, मन को भी व्यवस्थित करने के लिए, डेवलप करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि भोजन का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। तो इसलिए आप वैसा भोजन न खाएं जिसमें तामसिक गुण हो। जैसे बहुत लोग हैं तो मीट, मछली, मदिरा का सेवन करते हैं, ये सब तामस के श्रेणी में आते हैं। आपका लहसुन है, प्याज है, जो लोग अत्यधिक सेवन करते हैं तो ये सब तामसिक भोजन है। तो इनको ज्यादा से ज्यादा नहीं, एक मतलब कि नॉर्मल रूप में डाइट के रूप में लेना जरूरी होता है। बहुत लोग एक्सेस लेते हैं तो वो चीज उनके अंदर देखने को कहीं ना कहीं माइंड के रूप में, कल तौर पर तो मिलता है, लेकिन माइंड के तौर पर भी आपको देखने को मिलता है। तो तामसिक जब भोजन करेंगे तो आपका माइंड सेट जो होगा तामसिक हो जाएगा। इसलिए तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन जो होता है उसमें अवगुण ही अवगुण है। एक तो जल्दी पचता नहीं है, उसके बाद वह प्रकृति के अनुरूप नहीं होता है। शरीर उसको जबरदस्ती एडजस्ट करता है। तो जो चीज शरीर से जबरदस्ती कराया जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए तामसिक भोजन नहीं करना है। हाँ, अब जो लोग तामसिक भोजन करते हैं या तामस को बैलेंस करना चाहते हैं तो उसको उपाय है। जीवन में तमस गुण की अधिकता हमारे जीवन के ठहराव की स्थिति ला देती है। बहुत लोग होते हैं कि सोच ही नहीं पाते हैं कि निर्णय हम क्या लें। उनको निर्णय अलग से कोई नहीं देगा तो उनका माइंड काम नहीं करता है। ये तामस के लक्षण है। उनका चयन करने का पावर ही खत्म हो जाता है। डिस्टर्ब माइंड के होते हैं। माइंड दो होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये माइंड जो है ना तामस वाला, यह तक कोई निर्णय ही नहीं ले पाता है। डिस्ट्रक्टिव माइंड का होता है, जब भी सोचेगा तो कुछ नकारात्मक ही सोचेगा। बहुत लोग आप देखे होंगे पॉजिटिव नहीं सोच पाता है, जब सोचेगा तो नेगेटिव सोचेगा। तो ये उसके खान पान पर निर्भर करता है या फिर उसके आचरण पर निर्भर करता है। जब तक वो खान पान नहीं बदलेगा तब तक ये सब चीजें नहीं आएगी। बहुत लोग जानते हैं केवल हैबिट ही होता है, हैबिट ही नहीं। जैसा आपका खान पान होगा वैसा आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे लोगों को अपना दैनिक जीवनचर्या बनाना चाहिए जिनके साथ ऐसी समस्याएं आती हों, निगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती हो। उनको क्या है, तामसिक भोजन को अपना डाइट से हटाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, कम से कम मसाले वगैरह का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनके सोचने में और समाज में उनका जो एक पर्सनालिटी है उसमें अंतर पड़ेगा। अब बहुत लोग सोचेंगे कि खाने पीने से सोचने में क्या अंतर पड़ सकता है, समाज में क्या अंतर पड़ सकता है। तो जो चीज आप ग्रहण कीजिएगा उसका आउटपुट आपके शरीर पर, चेहरे पर देखने को मिलता है, आपके व्यवहार में देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक नकारात्मक भोजन है और उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अब है दूसरा, रजस। उसका ठीक उल्टा रजस गुण वाला है। रजस हमारे चर्चा का दूसरा गुण है, जो आकर्षण और विकर्षण दोनों प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। इसमें दोनों है। उसमें तो केवल एक ही था, इसमें दोनों है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस संसार में कोई भी चीज या तो हमें आकर्षित करती है या हम उससे दूर जाने की सोचते हैं। वही चीज सोचते हैं। तो जब हम किसी चीज के प्रति आकर्षित होते हैं या फिर उससे भागना चाहते हैं तो ये दोनों रजस गुण के ही लक्षण। ज्यादा से ज्यादा पसंद करना या ज्यादा से ज्यादा घृणा करना। किसी भी चीज के कारण हमारे भीतर पैदा होने वाली गति या प्रेरणा रजस गुण। क्योंकि उस चीज को हम देखेंगे तो कुछ न कुछ प्रेरणा आएगा, कुछ गति आएगा। तो ये रजस गुण है और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं बात प्रवृत्ति से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है वह। तो जिसमें वात का प्रकोप ज्यादा होगा तो उसमें रजस का गुण ज्यादा होगा। किसी के प्रति ज्यादा अलगाव का गुण या फिर ज्यादा अच्छी भावनाएं पैदा हो सकती हैं।
तो ये कनेक्ट इसको रजस गुण वाले को किया जा सकता है वात प्रवृत्ति से। उसको जब आप नाड़ी देखिएगा समझिएगा तो पता चलेगा कि वह व्यक्ति में वात का प्रकोप ज्यादा से ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को जो है तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने के बाद जो लोगों में उदासी हो जाती है, घृणा हो जाती है, ये सारे चीजें जो हैं यह रजस गुण के लक्षण हैं। अब है कि रजस गुण अगर किसी में है तो उसको उसको बैलेंस करना जरूरी है। रजस गुण को बैलेंस कैसे किया जाएगा? तो माइंड ही तो एक चीज है कि आप हर गुणों को बैलेंस कर सकते हैं। तो जितना भी गुण आपको बैलेंस करना हो, मेडिटेशन में जाइए और उसको बैलेंस कीजिए, मन में स्थिरता लाइए और अपना भोजन जो है भोजन में बदलाव कीजिए। क्योंकि ये रजस मानसिकता जो है ये भी हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। इसमें उत्तेजना बहुत अधिक होती है। आप लोग तो देखे होंगे कि बहुत से लोग तुरंत टीन की तरह गर्म हो जाते हैं, तुरंत ठंडा हो जाते हैं। और जब गर्म हो जाएंगे तो कोई ऐसा काम कर बैठेंगे, अनैतिक कार्य कर बैठेंगे जिसका पछतावा उनको होने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि वो रजस गुण से प्रभावित है, तो उसके अनुरूप उसको डाइट मेंटेन करवाना है, उसको मेडिटेशन करवाना है, तो उसके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, हम लोगों में से किसी को हो सकता है तो अपने गुण को जानना समझना बेहद जरूरी हो जाता है। उसके बाद सत्व गुण है। तो सत्व गुण जो है ये बहुत ही समृद्ध है, बहुत कम परसेंटेज लोगों में देखने को मिलता है, खासकर आज के समय में। ऐसा व्यक्ति जो होता है आध्यात्मिक होता है, मान- मानसिक रूप से मजबूत होता है और अपने जीवन में आने वाले हर कठिनाइयों को वो बैलेंस कर लेता है। चाहे जितनी भी कठिनाई हो, जो भी समस्याएं हो, जो भी परिस्थिति हो, उससे वो जूझता है। उसका इम्यूनिटी मजबूत होता है, उसका IQ क्लियर होता है, उसका सोच ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें भटकाव नहीं होती, उसमें अस्थिरता नहीं होता। तो सात्विक भोजन करने से, सात्विक विचार रखने से, सही लोगों को संगत में रहने से ये सात्विक गुण आते हैं। तो मनुष्य में भी 3 गुण बताया गया, रजस, तामसिक और सात्विक। तो इन तीनों गुणों को जानना समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि समाज में आपको इन्हीं 3 टाइप के लोग मिलेंगे। जितने भी लोग की आप भीड़ देखेंगे, लेकिन जब छांटेंगे तो 3 टाइप के लोग देखने को मिलेंगे, सात्विक लोग, तामसिक लोग और रजस गुण वाले लोग। तो हमारे आदरणीय TP तिवारी सर ने तीनों गुणों को समझाने का प्रयास किया है, तीनों दोष को समझाने का प्रयास किया है और विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है। जो हम लोग का बुक है दी आयुर्वेदा ABCD, इसको बार बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये चीज जो है आयुर्वेद का बेसिक चीज है। और जब हम आयुर्वेद में हैं तो उसके बेसिक चीज को जानना समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो बहुत कम शब्दों में हमने चैप्टर 8 को समझने का प्रयास किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जो आज का चैप्टर है लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड चैप्टर 9। तो उसको भी जानना समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हम लोग का जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं वे समाज में बहुत देखने को आजकल मिल रही हैं। मैक्सिमम लोग जीवन संबंधी बीमारी, इसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, उसी से आपको जूझते हुए मिल जाएंगे। तो इस सब का जानकारी रखना समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आज के समय में लाइफ स्टाइल डिजीज ज़्यादा हो रही हैं। थोड़ा सा रुक करके आप सोचिए कि एक समय था जब ये लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं थी, न के बराबर थी, और आज महामारी का रूप ले रही। तो महामारी का रूप ले रही है। उस स्थिति में जब हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित और समझदार हो गए हैं, हमारा समाज पहले से डेवलप हो चुका है, हमारी सारी जानकारियाँ उपलब्ध है, उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसका मुख्य कारण जब जाइएगा जड़ में तो पता चलेगा आधुनिकता है। हमने आधुनिक जीवन शैली को अपना लिया है। हमने प्राचीनतम जीवन शैली और अपने पूर्वजों का जो तौर तरीका था उससे हम दूर जाते जा रहे हैं, जिससे आज ये लाइफ स्टाइल डिजीज जो कहते हैं यह महामारी का रूप लेते जा रही है। आज हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को या तो उसको डायबिटीज मिलेगा,
या थायराइड का प्रॉब्लम मिलेगा, या महिला हैं तो पीसीओडी का प्रॉब्लम मिलेगा, या फिर फैटी लिवर मिलेगा। तो ये सारे चीज जो है लाइफ स्टाइल डिजीज है, और इसी पर ये चैप्टर लिखा गया है, तो इसको आगे हम ले चलना चाहेंगे। लाइफ स्टाइल डिजीज, उसमें पहला जो है वो डायबिटीज है। डायबिटीज जिसको मधुमेह कहते हैं, और इससे मैक्सिमम लोग आज ग्रसित हैं। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो डायबिटीज से ग्रसित है। तो डायबिटीज क्या है? यह लाइफ स्टाइल डिजीज की श्रेणी में आता है। लाइफ स्टाइल डिजीज यानी जीवन शैली से संबंधित रोग। तो कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या में, हमारे आदतों में सही ढंग से पालन नहीं होने के कारण, गड़बड़ी होने के कारण ये बीमारियां होती हैं। तो हम जानेंगे कि यह लाइफ स्टाइल डिजीज जो है क्या है, कैसे काम करता है। आगे आपको काम आएगा कफ पित्त और बात की, चूंकि जितनी भी बीमारियां हैं, जो लाइफ स्टाइल डिजीज हो या कोई भी डिजीज हो, वह कफ पित्त बात से ही प्रभावित होती है। आयुर्वेद का जो फंडामेंटल है, कफ पित्त बात, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अभी जिस समय किताबें लिखी गई हमारी आयुर्वेद की, उस समय डायबिटीज नहीं थी, डायबिटीज नाम का कोई चीज नहीं था। लेकिन उसके जो सिद्धांत हैं, इसमें यह बात प्रगति की बीमारी है। तो अभी जो बीमारियां हैं, आने वाले 50 साल, 100 साल, हजारों साल बाद जो नई नई बीमारियां आएंगी, वो भी कफ पित्त और बात के दायरे में ही होंगी। देखिए हमारा आयुर्वेद कितना समृद्ध है। आज से हजारों साल पहले जो पुस्तकें लिखी गई, जो सिद्धांत लिखे गए, वो आज भी कारगर है। और आने वाली पीढ़ियां जब तक जिएंगी, और जब तक नई नई बीमारी आएंगी, नई नई इन्वेंशन होंगे, तब तक ये फार्मूला काम करते रहेगा। क्योंकि यह नेचुरल फार्मूला है, हमारे ऋषि मुनियों का दिया गया ब्रह्म ज्ञान है, जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, और जिसके आधार पर किसी भी स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम लोग आयुर्वेद में हैं, और आयुर्वेद हमारे यहाँ की खोज है, हमारे ऋषि मुनि की तपस्याओं का परिणाम है। और वह खोज है, जब तक मानव जीवन रहेगा तब तक ये सिद्धांत काम करेंगे, ये विचार काम करेंगे, ये फॉर्मूला काम करेगा, और इस पर हम अपने आप को और आने वाली पीढ़ियों को जानकर समझकर स्वस्थ प्रदान कर पाएंगे, और संपूर्ण जीवन स्वस्थ जी पाएंगे। तो उसी कड़ी में यह जो है मधुमेह की बीमारी जो आती है, लाइफ स्टाइल डिजीज, यह बात प्रधान बीमारी है। इसको प्रमेह रोग कहा जाता है आयुर्वेद में। जीवन शैली में हम लोग की जो गड़बड़ी होती है, उसके चलते बीमारी हो रही है। इसको लोग कहते हैं कि अत्यधिक अत्यधिक चीनी खाने से होता है, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। ये जो बीमारी होती है अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से होती है। अब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन है, पेंक्रियाज, जो इंसुलिन बनाता है। तो हमारा जो डाइट है, अभी क्या हुआ है, सभी लोग रोटी और चावल ले रहे हैं। रोटी और चावल जब सब लोग खा रहे हैं, पहले का जो आप डाइट देखिएगा तो मोटे अनाज लिया जाता था। मोटा अनाज जो लिया जाता था, तो वह धीरे 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 पचता था। अभी क्या है कि आप रोटी खाइए या चावल खाइए, 2 घंटा में ये ग्लूकोज रिलीज कर देता है। इसीलिए डॉक्टर जब भी आपको टेस्ट करते हैं तो कहते हैं खाली पेट टेस्ट करवा लीजिए, 1-2 घंटा बाद करवा लीजिए। क्योंकि 2 घंटा बाद वो टोटल का टोटल ग्लूकोज रिलीज कर ही देता है, जो हम लोग का भोजन है। तो उससे पता चल जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है। और वही जो मोटा अनाज हम लोग खाते हैं, तो 2 घंटा में रिलीज नहीं करता है, धीरे 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 रिलीज करता है। तो एक लिमिटेशन है पेंक्रियाज की, वो कितना इंसुलिन एक बार में पैदा कर सकता है, कितना समय में कितना इंसुलिन जनरेट करेगा। तो उस हिसाब से हम लोग का डाइट था। हम लोगों ने तो अपना डाइट ऐसा बना लिया कि 2 घंटा में एक ही बार ग्लूकोज रिलीज। तब अब 2 घंटा में एक ही बार कहाँ से उतना इंसुलिन बना के दे देगा आपका पेंक्रियाज? तो सदियों से एक लिमिट मात्रा में बना के दे रहा है। तो पता चलता है कि ब्लड में आपका ग्लूकोज का मात्रा अधिक हो गया। तो ग्लूकोज का मात्रा अधिक हो गया तो अब आप शुगर के शिकार हो गए, डायबिटीज आपको हो गया। अब आप डायबिटीज की दवाई लेने लगे। आजकल थोड़ा सा डेवलप लोग हुए हैं, तो आजकल देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। नहीं, चेक करवाते हैं कि बॉडी कितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है।
तो उससे एक्यूरेट जानकारी मिलता है कि उसका जो इंसुलिन प्रोडक्शन है कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज़्यादा है। तो उससे थोड़ा सा मतलब कि ट्रीटमेंट में तो राहत मिली है, नहीं तो पहले केवल लोग खाली पेट और खाना खा कर टेस्ट करवा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो HbA1c करवा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब कि जो उतना सटीक नहीं बच पाता है। इंसुलिन का एक्यूरेट जब जानकारी आपको हो जाता है तो उसके अनुरूप आप केवल डाइट से ही अपना शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। डाइट बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत सारे लोग डाइट से शुगर को मेंटेन किए हैं, बहुत सारे लोग दवा खा के भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जानकारी के अभाव में है। जानना समझना मेंटेन करना बहुत हद तक पेशेंट को अपने ऊपर होता है। जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी व्याधियां हैं, मनुष्य चाहे तो स्वयं उसे ठीक कर सकता है। 90% रोल पेशेंट का होता है, 10% रोल जो है आपके डॉक्टर का या मान लीजिए आपके सलाहकार का, जहाँ से आप जानकारी ले रहे होते हैं। 10% में ही सारे चीज नाचते हैं। तो इसलिए हम लोग जब इसमें हैं तो इसको विस्तृत जानकारी रखें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें सेल्फ मेंटेन करने का। क्योंकि सेल्फ मेंटेन करने से बड़ी दवा, बड़ा मेडिटेशन, बड़ा कुछ भी नहीं है। ये तभी होगा जब हम लोग इसको जान और समझ पाएंगे। तो जो टाइप 2 डायबिटीज है, अभी जो खेला चल रहा है इसका, तो इसमें ग्लूकोज लेवल शरीर में जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे डायबिटीज का मरीज माना जाता है। और उसको ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए जो भी दवाई दी जाती हैं उससे उसका मेंटेन होता है। उसके अनुरूप उसको खान पान ठीक करना होता है। शरीर में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसको डाइट से मेंटेन किया जा सकता है, दवा खा कर मेंटेन किया जा सकता है। तो जिसका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो उसमें कुछ सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। उसको बार बार प्यास लगने लगता है। भोजन करने के बाद उसको संतुष्टि महसूस नहीं होता है। बार बार पेशाब आता है। भूख बढ़ जाता है, भूख बर्दाश्त नहीं होता है। बिना किसी कारण का उसे थकान रहता है। तो जब ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिले तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है मधुमेह का शिकार हो गया है। आयुर्वेद में उसे मधुमेह कहा गया है। नहीं, तो जब ये सिम्टम देखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आदमी को डायबिटीज हो गई है। अब इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट तो लोग कराते ही हैं। आयुर्वेद का इसमें क्या नजरिया है, इसको जानना और समझना जरूरी है। आयुर्वेद में मधुमेह कहा गया है। मधुमेह का मतलब होता है मीठा मूत्र। शरीर में शर्करा जब आने लगता है तब उसे मधुमेह कहते हैं। एलोपैथ में टाइप 2 डायबिटीज उसको कहा जाता है। तो इसका प्रमुख कारण जो बताया गया है उसमें बताया गया है कि आलसपूर्ण जीवन शैली, मीठे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन, दिन में बहुत अधिक सोना या जरूरत से ज्यादा नींद लेना, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जो शरीर में कफ दोष को बढ़ाता हो, जंक फूड खाना। अब जब इसके कारण स्पष्ट हो गए हैं, आयुर्वेद इन्हें सुझाव भी देता है कि भाई आप इस तरीके से इसको मेंटेन कीजिए। तो आयुर्वेद क्या कहता है उसको जानेंगे। आयुर्वेद के अनुसार अपने आहार को सुधार करें और नियमित शारीरिक गतिविधि करें, मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूरी हो जाता है। मक्खन, खट्टे पदार्थ और बहुत अधिक कसैले खाद्य पदार्थ जैसे सेब, जामुन आदि का सेवन करें। देखिए हम लोग को करेला जामुन जूस है इसी कड़ी में मेंटेन करने के लिए। तैलीय और ठंडे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जिनको डायबिटीज हो जाता है। इसके बजाय उनको हल्का और ताज़ा पकाया हुआ भोजन लेना चाहिए। दूध से बने उत्पाद से भी बचने की सलाह दी गई है। पूरा नहीं छोड़ना है लेकिन ज़्यादा भी सेवन नहीं करना है। भोजन में बीन्स और दाल को सेवन करने के लिए कहा गया है। यदि आपको एलर्जी नहीं है तो बाजरा और मक्का जैसे अनाज भी आप ले सकते हैं। अपने भोजन में अदरक, लहसुन, काली मिर्च आदि मसालों को शामिल कर सकते हैं डायबिटीज के जो पेशेंट हैं। अब ये तो हो गया आहार संबंधी बातें। अब इसमें प्रमुख हर्ब्स जो हैं वो अपना अच्छा रोल अदा करते हैं। तो कौन कौन से वैसे हर्ब्स हैं जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है डायबिटीज के पेशेंट के लिए? तो उसमें पहला है आंवला। आंवला जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है।
एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है, विटामिन सी का भी स्रोत है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, क्रोमियम और आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह एक ऐसा पौष्टिक खाद्य पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट के बेहतर पाचन और अवशोषण में मदद करता है। अब देखिए, शुगर का मैंने कारण बताया था कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज करेगा, तो उसको अवशोषण में मदद करता है, जल्दी वो पच जाता है, तो शुगर का लेवल शरीर में ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। आंवले में मनुष्य खनिज शरीर को ब्लड शुगर स्तर को बिल्कुल मेंटेन कर देते हैं। और दूसरा और महत्वपूर्ण जो है हर्ष है आपका त्रिफला, जिसे आप लोग अच्छी भली भांति जानते हैं। त्रिफला भी बहुत अच्छा काम करता है मधुमेह के रोगी को। त्रिफला आमतौर पर सुझाई जाने वाली औषधि है, सब कोई इसको जानता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, और रक्त में ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आंवला तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। कफ की तो बात तीनों को मैनेज करता है, और जब तक ये तीनों बैलेंस नहीं होंगे कुछ न कुछ समस्याएं होती रहती हैं। अगर इसको आजीवन लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जीवन लेने वाली औषधि है त्रिफला। अब उसको मेंटेन करने वाली जो अगली जड़ी बूटी है उसका नाम है दालचीनी, जो आपके घरों में मिल जाएगा। नहीं तो दालचीनी को भी आप ले सकते हैं, जिनको डायबिटीज की समस्याएं हैं। नहीं भी हैं तो आप ले सकते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना इसका मुख्य काम है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमको तो डायबिटीज नहीं है तो हम इसको क्यों लें, लेकिन नहीं, ये सारी औषधियाँ जो सुझाई जा रही हैं, आप प्री डायबिटीज हैं, डायबिटीज है, या आप ऐसे आम इंसान हैं जो आपको डायबिटीज नहीं है, तो भी इसका सेवन करें, क्योंकि नहीं है तो नहीं होगी, मेंटेन करेगी। आज अगर कोई बीमारी नहीं है उसको पहले से मेंटेन कर लिया जाए तो बहुत अच्छी है। मेथी का बीज, शुरू से ही लोग मेथी का बीज का पानी पीते हैं। आज भी मेथी का बीज का पानी जो है वो बहुत अच्छा काम करता है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। तो ये सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं इसको इस्तेमाल करके ग्लूकोज लेवल को घर पर बहुत हद तक मेंटेन किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी बीमारी हो तो मनुष्य खुद 90% तक उसको अपने आप बैलेंस कर सकता है, अगर कुछ समुचित जानकारी हो, अगर वो अपने डाइट को मेंटेन करे, अपने दिनचर्या को मेंटेन करे, और इन सारे औषधियों का सेवन करें तो बहुत हद तक मेंटेन हो जाएगी। थोड़ा बहुत अगर बाकी रहा तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक सलाहकार हैं, दवाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं और अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। और ये जो हमारी का रूप ले रहा है डायबिटीज, जिससे मतलब कि बहुत सारे मौतें आई डायबिटीज से हो रही हैं हमारे समाज में, सही दवा नहीं मिलने की वजह से। आजकल क्या क्या है, प्रचार का जमाना हो गया है, लोग एलोपैथिक दवाई का सेवन शुरू करते हैं जैसे ही डायबिटीज डायग्नोस होता है। इसका नतीजा क्या होता है, वे दवाएं आपको इंसुलिन जबरदस्ती शरीर से निकालती हैं। जिस तरह आप लोग देखे होंगे कि मवेशियों से इंजेक्शन दे करके जबरदस्ती दूध निकाला जाता है आज के भी समय में, उसी तरह जो आप दवाई लेते हैं तो आपका जो बॉडी है जितना इंसुलिन प्रोडक्शन करता था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कराया जाता है, और लास्ट में वो डोज जब आपका काम नहीं करता है तो फिर अगला डोज बढ़ा दिया जाता है, और फिर बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि आपका पेंक्रियाज बिल्कुल डेड हो जाता है और बिल्कुल इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं करता है, तो बाहर से आपको इंसुलिन देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए हम लोग शुरू से अपने डाइट को मेंटेन करें और इन सारे औषधियों का सेवन करें। ये औषधियाँ क्या करते हैं, आपको नेचुरल तौर पर आपके पेंक्रियाज को पावरफुल बनाती है, एक्टिव बनाती है, ताकि वो नेचुरल तौर पर खुद से खुद ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करे। और वो जो अपने स्तर से जब इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है तो आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन भी रहता है और उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, जिससे आप लंबा जीवन जी सकते हैं। डायबिटीज से कम, डायबिटीज के दवाओं से ज़्यादा लोग को आजकल देख रहे होंगे कि लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है, किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। जो लोग डायबिटीज के लंबे समय से पेशेंट रहे हैं, लंबे समय तक एलोपैथिक दवाइयाँ लिए हैं, उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि
जिनका शुगर लेवल बढ़ रहा हो दवा लेते हुए भी वो अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, या जो नया नया प्री डायबिटीज पेशेंट हुए हैं उनको ये सारे जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए, दिनचर्या का सेवन करना चाहिए और अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। महामारी का रूप लेते जा रही है। हम लोग का काम है कि लोग को बेहतर से बेहतर जीवन शैली दें। तो इसी कड़ी में एक अगला जो हम लोग का बीमारी है वो थायराइड है। थायराइड भी आप देखिएगा कि लगभग डायबिटीज की तरह ये भी अपना पैर पसारते जा रही है। ये भी जीवन शैली संबंधी ही बीमारियां हैं। तो थायराइड के बारे में जानेंगे। थायराइड गर्दन के सामने स्थित एक छोटी तिल्ली के आकार की ग्रंथि होती है। यह ऐसे हार्मोन छोड़ती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका भी देखिए कितना अच्छा रोल है। थायराइड की गड़बड़ी होने से सामान्य स्थिति जो है आजकल लोग तो देखते हैं कि हाइपोथायरिज्म, जिनका टीएस लेवल बढ़ जाता है, ब्लड टेस्ट कराइएगा, टीएस लेवल बढ़ा आएगा तो समझ लीजिए उनको हाइपोथायरिज्म है। नहीं, तो हाइपोथायरिज्म से भी शरीर में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। नहीं, हाइपोथायरिज्म वाले व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका हार्मोन सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। जिस तरह शुगर में आपको समस्या देखने को मिल सकती है, कि शुगर वाले रोगी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसी तरह थायरिज्म के पेशेंट को आप देखिएगा तो उसको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो भी हाइपोथायरिज्म के पेशेंट है। और यह भी जो बीमारी है यह महामारी का रूप लेते जा रही है। तो जो भी व्यक्ति हाइपोथायरिज्म के पेशेंट हैं उनको भी अपना दिनचर्या को ठीक करना चाहिए, अपने डाइट को ठीक करना चाहिए। बिना दिनचर्या बिना डाइट को ठीक किए हुए संभव नहीं है। ये बीमारी जो है हाइपोथायरिज्म, जिसको हम लोग थायराइड कहते हैं, इसमें बात और कफ दोनों का संतुलन बिगड़ता है। तो बात और कफ का संतुलन बिगड़ता है तो ये बीमारी होती है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो भी बीमारी छाती के ऊपर आती है ये सब कफ दोष में आते हैं और बात का स्थान पूरे शरीर में होता है। ठीक है। तो जब बात और कफ का बैलेंस बिगड़ता है तो थायराइड की बीमारी होती है। तो हम लोगों को जान लेना चाहिए कि जो भी व्यक्ति थायराइड से ग्रसित हैं उनको ठंडी चीजें न दें, उनको गर्म औषधि दें। उसके लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी कचनार है, वाटिका है, अश्वगंधा है, ये सब चीज़ें गर्म तासीर की औषधियाँ हैं। इसको दे करके हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। डाइट भी उनका जो बनाना है उसमें ध्यान रखना है कि ठंडे तासीर की चीज़ें ना हो। ठंडी तासीर की चीज़ें या वैसी चीज़ें जो बात को ज़्यादा बढ़ा देती हैं उनको दिक्कत कर सकती हैं। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए अपने डाइट को मेंटेन करना है। उसको ध्यान में रखते हुए जड़ी बूटी का सिलेक्शन करना है। ऐसे व्यक्ति में जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं उनको ब्राह्मी जो है बहुत अच्छा काम करती हैं, मस्तिष्क को रिलैक्स करती हैं। नहीं, तो अपने जो एबीसी ग्रुप है उसमें ब्राह्मणी को काफ़ी हाईलाइटेड किया गया है, गूगल को हाईलाइटेड किया गया है। जो गूगल हैं वो भी थायराइड में बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इन सारी जड़ी बूटियों का सेवन करते हुए थायराइड को मेंटेन किया जा सकता है। लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए थायराइड को मेंटेन किया जा सकता है। तो थायराइड जो एक महामारी का रूप लेते जा रही है उसको हम लोग जिस तरह डायबिटीज को मेंटेन करने की बात की उसी तरह अपना नज़रिया थायराइड के प्रति भी रखते हुए इसको हम लोग मेंटेन करेंगे। उसके बाद अभी जो है देखने को मिलता है फैटी लीवर। फैटी लीवर भी एक लाइफ स्टाइल डिजीज ही है। सवाल है कि फैटी लीवर आया कहाँ से। तो इसमें एक बात समझने वाली बात है, फैटी लीवर जो है इसका स्थान पेट में है। तो मैंने बताया पेट से संबंधित रोग जो है वो बात पर होती है। तो इसका स्थान जो है पित्त से संबंधित होती है, पित्त में है। पित्त का स्थान कहाँ है? पेट में। लेकिन ये होता है कफ दोष की वजह से। स्थान इसका पित्त का है लेकिन इसमें प्रधानता कफ दोष की ही होती है जिसका फैटी लीवर होता है। तो कफल प्रवृत्ति वाले को ज्यादातर चांसेस रहता है कि उसको फैटी लीवर हो जाए।
और ये फैटी लीवर जो है ये आता है कार्बोहाइड्रेट। जब अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं और वो हमारे शरीर में बर्न नहीं हो पाता है, तो फैट के रूप में डिपॉजिट होता है, फैटी लीवर बनता है। ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं केवल तेल मसाला से होता है। तेल मसाला है, लेकिन साथ में उसका मुख्य कारण जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा, जिसका अग्नि मंद होता है, जो कफ प्रवृत्ति का होता है, उसका डाइजेशन स्लो होता है। तो जब डाइजेशन स्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि वो फैट के रूप में कहीं ना कहीं जाकर के डिपॉजिट होगा। तो कफ प्रवृत्ति वाले को कभी भी हल्का भोजन करना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा भी खाना खाएंगे तो उनको फैटी लीवर होने की 100% संभावनाएं हैं, क्योंकि उनका अग्नि अक्सर मंद हुआ करता है। तो फैटी लीवर भी जो है महामारी का रूप लेते जा रहा है, जिसका देखने को मिलता है कि मोटापा लोगों को हो गया, डाइजेशन उनका स्लो है, खा रहे हैं पच नहीं रहा है, गैस एसिडिटी की समस्याएं देखने को मिलती है। आज समाज में अगर चेक कराया जाए तो मैक्सिमम लोगों को फैटी लीवर देखने को मिल जाएगा। तो फैटी लीवर का जो लक्षण है, ऊपरी हिस्से जहाँ लीवर होता है वहाँ असहजता महसूस होती है, नहीं, सूजन उनको शरीर में देखने को मिल जा सकता है। शरीर का जो पेट वाला हिस्सा है उसके अलावा और हिस्सा को आप देखिएगा तो थोड़ा सा असहज लगेगा, असामान्य लगेगा। ऐसे व्यक्ति को थकान रहता है, कोई काम करता है तो जल्दी थक जाता है। त्वचा और आंखों का रंग हल्का सा पीला देखने को आपको मिल सकता है। तो इसमें क्या है कि लीवर में फैट जम जाता है बड़े हुए कफ के कारण। इसमें हमारे जो किताब हैं दी आयुर्वेदा एबीसीडी, तो जिनको फैटी लीवर है उनको पंचकर्म की सलाह दी गई है। आजकल पंचकर्म भी बहुत जोरों से पकड़ रहा है और जरूरी भी है। शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए पंचकर्म कराना बहुत आवश्यक है। उसमें आपका विरेचन है, बस्ती है, अभ्यंग है, हर्बल स्वेदन है, नहीं, तो ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं जिनको फैटी लीवर होता है। हालांकि सब किसी के लिए पंचकर्म नहीं है, लेकिन जिसके लिए है उसके लिए पंचकर्म बहुत जरूरी है। बॉडी को खूब अच्छा से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, रिलैक्स करता है, आपको पुनर्जीवित कर देता है, एक नया जीवन प्रदान करता है। तो पंचकर्म अभी उसका ट्रेनिंग भी फिलहाल खत्म हुआ है लखनऊ में। तो हमारे यहाँ उसके एक्सपर्ट हैं, उनसे हम लोग समय मिलेगा तो जानेंगे, अभी बहुत लोग जाने हैं। और इसमें भी आपको आहार संबंधी सलाह दी जाती है कि हल्का और ताज़ा बना हुआ भोजन करना चाहिए। जिन लोगों को फैटी लिवर की समस्या हो या नहीं भी हो, भारी और बहुत तेलीय अधिक वसा खाने से बचना चाहिए। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट वाला प्रोडक्ट नहीं खाना है। हरी सब्जी का सेवन करना है। करेला और चुकंदर जैसे खाद्य पदार्थ जो हैं वो भोजन में शामिल किया जाए। पर्याप्त मात्रा में पानी पिया जाए, नहीं, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों को फैटी लीवर में, जो मैंने बताया, उसको काफ़ी मदद करती है। अब रह गया कि जिन व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्याएं हैं उनके लिए भी कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ सुझाई गई हैं, जिसमें आपका हल्दी का प्रमुख स्थान दिया गया है। ये घर घरों की औषधि है, भारतीय रसोई में सामान्य रूप से उपयोग होने वाली हल्दी है, जो सूजन को कम करने में और लीवर में वसा के जमाव जो फैट होता है उसको घटाने में बहुत ही कारगर औषधि है। हल्दी हर घर में है। कुटकी है, ये स्वाद में तो कड़वी होती है, लेकिन लीवर को क्षति होने से बचाती है। कुटकी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है लीवर के लिए। जो भी आपका लीवर का दवा मिलेगा आप देखिएगा उसमें कुटकी जरूर डाला गया है। और त्रिफला भी है, मैंने आपको बताया। त्रिफला ऑलराउंडर मेडिसिन है। शरीर की कोई भी समस्या है, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी हिस्से में, आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला हर जगह कारगर है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें हैं कफ की बात उसको बैलेंस करती है, इसीलिए हर जगह सटीक बैठ जाती है। तो त्रिफला का भी सेवन किया जा सकता है। और गुडुचि,
गिलोय जिसको कहते हैं, ये तो एक ऐसी औषधि है कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में और हील करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसको अमृता भी कहा गया है आयुर्वेद में, अमृत के तुल्य इसको बताया गया है। तो आपकी जिस तरह त्रिफला है ना, उसी तरह गुरुचि गिलोय का भी बहुत बड़ा आयुर्वेद में महिमा मंडल किया गया है। कोई भी डिजीज हो आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, आप गिलोय दे सकते हैं, यूज करा सकते हैं या खुद यूज कर सकते हैं। इसका शरीर पर कभी भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नकारात्मक प्रभाव से कभी नहीं पड़ता है, और मेटाबॉलिज्म को खूब अच्छा से हील करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को आपको ठीक करता है, आपके पावर को बढ़ाता है, ऑलराउंडर मेडिसिन है। उसके बाद है भुई आंवला। भुई आंवला जो है, यह लीवर के लिए परम औषधि है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। कैसा भयंकर लीवर का मरीज हो, अगर इस औषधि को पीस करके पिलाया जाए तो इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। खास करके जिन लोगों का बिलिरुबिन वगैरह बढ़ जाता है, जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, वैसे स्थिति में इसका रोल काफी बढ़ जाता है। तो लीवर से संबंधित अगर डिजीज है तो उसमें भूमि आंवला परम औषधि के रूप में आयुर्वेद में माना गया है। तो इन सब जड़ी बूटियों का उपयोग आप प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, या जो भी हमारे मेडिसिन बने हैं उसमें आप देखिएगा तो इसमें लीवर वाली जितनी दवाई है उसमें वही आंवला डाला गया है, और उसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये तो था फैटी लीवर से संबंधित जड़ी बूटियाँ और जानकारी। अब थोड़ा सा बहुत जल्दी कवर करेंगे, समय कम बचा है। चैप्टर बहुत लंबा था। पीसीओएस के बारे में नहीं, जिसको पोलिटिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, आजकल महिलाओं की सामान्य अवस्था हो गई है। इसमें क्या होता है, मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, समय से पीरियड नहीं आता है, या आता है तो बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है। नहीं, तो इससे उनका मतलब प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को समस्याएं आ जाएं उनको फर्टिलाइजेशन में दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसके लक्षण जो है महिलाओं में देखने को मिलते हैं कि अनियमित या अत्यधिक स्राव होता है, चेहरे, हाथ, छाती और पैर में अत्यधिक बालू का बढ़ जाना, चेहरे, छाती और पीठ पर मुंह से एकने निकल जाता। नहीं, किशोरावस्था के बाद भी एकने आपको देखने को मिल जाता है महिलाओं में। तो ये सब सिम्टम बताते हैं कि उनको पीसीओएस की समस्या है। मोटापा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, वजन नियंत्रण नहीं हो पाता, गर्दन, बगल और गुप्तांग के आसपास की त्वचा जो है काले पड़ जाती हैं, बालें पतले हो जाते हैं या झड़ने लगते हैं, पांचपन की समस्याएं देखने को मिलती है। तो औरतों में ये सारी समस्याएं आजकल कॉमन हो गई हैं, और इन समस्याओं के चलते आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे समस्याएं औरत में आती हैं। फर्टिलाइजेशन का खास करके दिक्कत हो जाता है। मैक्सिमम औरतें आजकल पीसीओएस से पीसीओडी से ग्रसित हैं। तो ऐसे लोगों को खान पान मेडिसिन दे करके मेंटेन किया जाता है। हमारे यहाँ तो आजकल बहुत अच्छी औषधियाँ इसमें हैं, डॉक्टर नेचर वेलनेस में है। वेलनेस डेली जूस काफ़ी सस्ता में आ गया है, जो कि इसमें काफ़ी अच्छा मदद करता है। जिसको है उसको भी, नहीं है उसको भी दे करके बहुत नियंत्रण किया जा सकता है। तो आज तो काफ़ी लंबा समय हो गया, क्योंकि काफ़ी दो दो चैप्टर को समेटना था। और फिर कभी मौका मिलेगा तो आगे प्रयास किया जाएगा कि इसमें और डीप स्तर से बात किया जाए, क्योंकि इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं आयुर्वेद की। जब तक हम लोग इसको डीपली तौर पर जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा, और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को हम लोग सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने हूबहू वही बातें रखने का प्रयास किया है जो दी आयुर्वेदा एबीसीडी में लिखा गया है डॉक्टर टीपी तिवारी द्वारा। हम लोग उसका मार्गदर्शन में चलते हुए अपने आप को जितना समृद्ध बना सकें, हम लोग के लिए बेहतर होगा। तो समय को देखते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, इस सेशन में चुनने के लिए हमको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोनों ही चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रहे, और हम बहुत कुछ आपसे सीख पाए। और चैप्टर 8
बिल्कुल अब समझ में आ रहा है, आप ही के लिए बना हुआ था, इसलिए हमने चाहा कि आपसे और इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। और जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हम सब उसी पे बात करते आ रहे हैं, उसको सीखते आ रहे हैं। अपने कंज्यूमर हमारे सामने लाइफ स्टाइल डिजीज़ के ही हैं। तो ये जो चैप्टर 9 था, सर ने बड़े अच्छे से उसको बताया कि डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर ने मेन लाइफ स्टाइल डिजीज़ को यहाँ लिया है और उसके बारे में बताया है। सर का जो वीडियो आ जाएगा इसको भी दोबारा सुनिए और बुक के साथ में भी उसको दोबारा से पढ़िए। जिस तरह से इन 4 डिजीज़ को हम समझ लेंगे और सारी चीज़ें देख लेंगे, उसी तरह से आप और डिजीज़ और लोग जो आपके पेशेंट और कंज्यूमर हैं उनकी जो मीन्स प्रवृत्ति और प्रकृति, वो सबको समझते हुए सारी और डिजीज़ को भी आप समझ पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, अच्छा नॉलेज देने के लिए। और बार बार मैं भी जैसे श्रीकांत सर आप सबके लिए हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा यही चाहूँगी कि जब भी बात पित्त कफ का हमारे लिए सीखने का मौका आए तो आप हमें सिखाते रहें। और इस इतना लेंदी ये दोनों चैप्टर सर ने हमें बताए हैं और जब से स्टार्ट किया आखिर तक बताते रहे। इनके लिए, सर के लिए हम अपने ग्रुप में ज़रूर से 2 लाइन आपकी, और वो लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि हर कोई उनके लिए लाइन लिखे। थैंक यू सो मच। अगर कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या अभी इस सिचुएशन में है कि आप उसके बारे में कुछ और भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम। सिर्फ 2 मिनट हम इसको और रखते हैं सेशन को, फिर हम इसको स्टॉप करेंगे। टाइम भी बहुत हो चुका है और हो सकता है आज ऐसा लग रहा है कि सारा क्लियरिटी मिल गई है, लोगों को सब समझ में आ चुका है। तो अभी सेशन के लिए प्लीज़ ग्रुप पे ज़रूर से कुछ ना कुछ लिखिए। सर ने बड़ी मेहनत से हमें दोनों चैप्टर सिखाए हैं और उनके लिए लिखने के बाद कल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। कल भी हमारे एक बहुत अच्छे से प्रेजेंटर हमें आगे के चैप्टर के बारे में बताएंगे और पूरी बुक हमारी होनी जा रही है कंप्लीट। अभी कल एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया है, लेकिन जब पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो सारा मिला कर के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक हम फिर से एक बार एग्ज़ाम करेंगे। तो बने रहिए साथ में, इस संख्या को और भी बढ़ा देंगे कल। सारे लोगों को कॉल करते रहिए, अपने जितने भी टीम मेट्स हैं। जब आप पूरे टाइम सेशन में रहा करें तो देख लिया करिए कौन आपका टीममेट नहीं आया है, उसको कॉल किया कीजिए और नेक्स्ट डे उसको बुलवाइए। ये हमें बहुत आगे लेके जा सकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक अच्छे सेशन में। थैंक यू।